दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं गुरु घंटाल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है सेन डायनेस्टी, जिनका शासनकाल या कह सकते हैं जिनका रेन 1097 से लेकर 1225 तक था और इन्होंने मोस्टली ईस्टर्न बंगाल के इलाके पर रूल किया। देखो दोस्तों, सेन डायनेस्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो फिगर नज़र आ रही है कि ये सेन डायनेस्टी है, ये मतलब आज जो बंगाल का इलाका है वहाँ पर सेन डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया था। और इनका जो शासनकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने 1097 से लेकर 1225 तक पे रूल किया, मतलब ये इनका शासनकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने गद्दी को पाल डायनेस्टी को रिप्लेस कर पाया था। पाल डायनेस्टी जिसके बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, देवपाल, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। पाल डायनेस्टी वो थी जो रूल करती थी बंगाल पर। सेन डायनेस्टी ने इस डायनेस्टी को रिप्लेस किया और उसके बाद 1097 से लेकर 1225 AD तक इन्होंने रूल किया था बंगाल के ऊपर। सबसे पहला राजा, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि इनका जो ओरिजिनेशन था वो कर्नाटक का माना जाता है और ये क्लेम करते थे कि इनका जो टाइज है वो दक्षिणापथ किंग, मतलब जो दक्षिण के राजा थे उनके साथ था। तो भले ही ये बंगाल में रूल करते थे मगर ये कहते थे कि इनका जो ओरिजिनेशन है वो कर्नाटक का है और दक्षिण पथ किंग मतलब दक्षिण के राजाओं से इनके टाइज थे, इनके संबंध थे। और एक बात याद रखिएगा, कहते हैं कि जो वर्मन्स थे वो 11वीं शताब्दी में, अर्ली 11th सेंचुरी मतलब 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका पावर कम होता है और उस वक्त सेन डायनेस्टी का पावर बढ़ता है। मतलब 11वीं शताब्दी के शुरुआत में आपने पढ़ा ना, अभी 1097 में इन्होंने राजगद्दी अपनाई थी, 1097 में ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो कहते हैं कि 11th सेंचुरी की शुरुआत में जब वर्मन्स की पावर कम होना शुरू हुई तो सेन डायनेस्टी की पावर बढ़ना शुरू हुई। मतलब वर्मन डायनेस्टी का जो सूरज है वो अस्त होने लगा और सेन डायनेस्टी का जो ताकत है और कह सकते हैं जो सूरज है वो उदय होने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपने आप का जो ओरिजिनेशन है वो कर्नाटक का मानते थे और ये क्लेम भी करते थे अपने टाइज को विद दक्षिणापथ किंगों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो आपको बता दूं इसके फाउंडर थे विजय सेन। ये नाम अगर आपको याद रखना है तो मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। विजय दीनानाथ चौहान आपको याद होगा, वैसे अमिताभ बच्चन के मोस्टली फिल्मों में उनके नाम विजय होते थे। तो जो विजय सेन हैं वो फाउंडर थे सेन डायनेस्टी के। कहते हैं कि महिपाल द्वितीय को हराकर इन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पाल डायनेस्टी जो इनसे पहले रूल करती थी बंगाल में, महिपाल द्वितीय को किसने हराया? विजय सेन ने। और विजय सेन ने जब महिपाल द्वितीय को हरा दिया तब इस डायनेस्टी का निर्माण किया। Vijay Sen, a significant Sen king who ruled from 1095, played a crucial role in the region cultural development। कहते हैं कि जो बंगाल के रीजन में कल्चरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा श्रेय विजय सेन को जाता है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको बंगाल में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, दियोपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के समय में होता था स्टोन इंस्क्रिप्शन। दियोपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में प्रॉपर जिक्र किया गया है, विजय सेन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, फाउंडर कौन थे? विजय सेन, ठीक। दूसरा, इनका कार्यकाल, जैसा कि आप जानते हैं पूरी की पूरी सेन डायनेस्टी का कार्यकाल 1095 से लेकर 1200 समथिंग कुछ तक था। विजय सेन के बारे में एक बात और ये याद रखिएगा कि जो विजय सेन है उनके बारे में जानने को मिलेगा दियोपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में। ये इंस्क्रिप्शन का नाम ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने सुरा डायनेस्टी में शादी की। देखिए पहले के समय में जो राजा होते थे वो दूसरी डायनेस्टी की जो राजकुमारियां होती थी उनसे शादी करते थे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए।
तो इन्होंने शुरा डायनेस्टी मतलब जो मथुरा में थी वहाँ की राजकुमारियों से शादी की अपने पॉलिटिकल पावर को इन्हेंस करने के लिए, ताकि कल युद्ध हो तो कम से कम 4-6 डायनेस्टी और आए, कैड़ा पावर एकदम हो। विजय सेन के बाद जो अगला राजा राजगद्दी पर बैठते हैं उनका नाम था बल्लाल सेन। अब देखिए इनका नाम याद करने का सिंपल ट्रिक बताता हूँ। हमारे गणपति बप्पा का एक रूप है बल्लालेश्वर, उनके नाम से आप इनका नाम याद कर सकते हैं। जैसे विजय सेन का नाम आपने याद किया विजय दीनानाथ चौहान के नाम पर, या ये याद रख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के मोस्टली फिल्मों में उनके नाम विजय होते हैं। उसी तरह बल्लाल सेन का नाम आप याद रख सकते हैं गणपति बप्पा के एक रूप बल्लालेश्वर से। इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है वो ये है कि कुलनिज्म का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, जो कुल का कॉन्सेप्ट होता है वो ये लेकर आए। ये सोशल सिस्टम जो होता है किस कुल के हैं, तो कुलनिज्म का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे स्कॉलर और ऑथर भी थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने 2 किताब लिखी थी, पहला किताब दान सागर और दूसरा किताब अद्भुत सागर, मतलब दोनों के एंड में सागर है। और याद करने का सिंपल ट्रिक कि दान करना बड़ा ही अद्भुत माना जाता है, तो दान सागर अद्भुत सागर। और एक तरीका और बताता हूँ कि दान करने के लिए आपके पास सागर जैसा हृदय होना चाहिए, और जो दान करता है उसकी जो आप कह सकते पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो दान सागर और अद्भुत सागर इन दोनों को लिखा था बल्लाल सेन ने। उसके बाद जो कह सकते हैं कि तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी इम्पॉर्टेंट राजा थे, उनका नाम था लक्ष्मणा सेन। इनको याद करने का सिंपल ट्रिक, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर इनका नाम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बंगाल के आखिरी हिंदू राजा थे, ये बंगाल के आखिरी हिंदू राजा थे और ये बल्लाल सेन के बेटे थे। इनको कल्चरल एडवांसमेंट के लिए जाना जाता है। इन्होंने कई सारे आप कह सकते हैं उस वक्त में शहरों को जीता था जो कभी महाजनपद कहलाते थे। कलिंग, कामरूप, वाराणसी, गौड़। गौड़ कहाँ पे था? बंगाल में। वाराणसी तो आप जानते ही हैं, काशी। कामरूप मतलब गुवाहाटी असम, कलिंग उड़ीसा। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गीत गोविंद के लेखक या गीता गोविंद के लेखक जयदेव इनके कोर्ट में थे, मतलब इनके कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा हलयुद्ध, श्रीधर दसा, ये सारे के सारे इनके कोर्ट में थे। क्या क्या नाम? जयदेव, हलयुद्ध और श्रीधर दास, ये इनके कोर्ट पोएट थे। एंड कहते हैं कि इनके जो सक्सेसर आए, मतलब लक्ष्मण सेन के जो सक्सेसर आए, उन्होंने वंगा के ऊपर, वंगा आपका बंगाल के इलाके को ही कहा जाता था उस वक्त दौर में, 13 सेंचुरी तक, मतलब मिड ऑफ 13 सेंचुरी, क्योंकि इन्होंने मिड ऑफ 13 सेंचुरी तक रूल किया था, तब तक इन्होंने वंगा को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। किन्होंने? लक्ष्मण सेन के सक्सेसर्स ने। और 13वीं शताब्दी के मिड तक फिर देव डायनेस्टी ने इसको ओवरटुक कर लिया था। तो इन्होंने रिप्लेस किया था पाल डायनेस्टी को, इनको किसने रिप्लेस कर दिया था? देव डायनेस्टी ने। और अब सवाल ये उठता है कि इनके जो पतन था उसका कारण क्या था? इनके पतन का सबसे बड़ा कारण था, पहली बात तो कि सेन किंगडम का फ्रेगमेंटेशन, मतलब टूट जाना। जो आप जानते हैं कि लगभग जो डिक्लाइन होता है किसी भी किंगडम में, उसके पीछे का कारण यही होता है। कहते नहीं है आंतरिक मनमुटाव। और एक कहावत हमारे देश में कही जाती है कि हिंदुस्तान के किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। जब अंदर से मनमुटाव हो जाता है, मनभेद हो जाता है, तो फिर साथ नहीं रहा जाता। और एक बहुत बड़ा कारण था महमूद बख्तियार खिलजी का 1204 में यहाँ पर आक्रमण करना। ये वही महमूद बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। तो इसके जब ये एंटर करता है बंगाल में, और तब तक सेन किंगडम पूरी तरह टूट चुकी थी, फ्रेगमेंटेड हो गई थी, उनकी पावर ख़त्म हो गई थी। और यही कारण है कि महमूद खिलजी के 1204 में आक्रमण के बाद सेन डायनेस्टी पूरी तरह से राजगद्दी से हट गई।
तो उम्मीद है सेन डायनेस्टी आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। आगे हम और भी कई सारी डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए।